नमस्कार, शालोम आप सभी बच्चों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं पूनम कंवर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। राजस्थान साहित्य हम लोग आज जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं तो बात करेंगे जयपुर के शासक मानसिंह के बारे में। कल की क्लास का हल्का सा एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं जल्दी से। कल हमने बात करी जो जयपुर के शासक हैं उनके वंश की, तो उनकी वंशावली में हमने देखा कि राम के बड़े पुत्र कुश हुए और कुश के बाद में यहाँ पर जो क्षेत्र था अयोध्या के आसपास का क्षेत्र जैसे मुकुटनगर, सोन नदी का क्षेत्र, साकेत और ग्वालियर वाला साकेत और रोहतासगढ़ का जो क्षेत्र था ये बसाया। उसके बाद में नल नाम के एक शासक हुए 826 ईस्वी सन में, उन्होंने ग्वालियर शहर की नींव रखी थी। उसकी उन्हीं की पीढ़ी में एक सोडा नाम के शासक हुए और फिर उनके बाद एक और शासक हुए, एक और राजकुमार हुए जिनका नाम था दूल्हे राय दौसा की तरफ आ जाते हैं। दौसा में जो लालसोट वाला क्षेत्र है वहाँ पर वो अपने जो बड़गुजर शासक है, चौहान शासक है, उनको पराजित करके और वहीं पर एक लड़की से विवाह करके सुजन कंवर नाम से और रालपसी की जो बेटी होती है उससे विवाह करके इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। तुर्कों के आक्रमण को परास्त करते हैं और यहाँ पर जमवा रामगढ़ के क्षेत्र में माता जी का मंदिर जिसे जमवा माता का मंदिर कहा जाता है उसका निर्माण करवाते हैं। दूल्हे राय के बाद में अगले शासक बनते हैं कोकिलदेव आते हैं जो उनके पुत्र हैं। 1136 ईस्वी सन में आमेर के क्षेत्र को मीणाओं को परास्त करके छीन लेते हैं और यहाँ पर फिर वो अगले शासक बन जाते हैं। हम लोगों ने इतनी ही बात करी थी, या पृथ्वीराज कछवाहा जो शासक हैं उनके बारे में भी हमने बात कर ली थी। अगर कर ली थी तो ठीक है, बाकी थोड़ी कल जब क्लास कर रहे थे तो शायद पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में बात नहीं की थी और भारमल के बारे में भी बात नहीं की थी। लेकिन आज थंबनेल में हमने जो शासक हैं मानसिंह उनके बारे में बात करनी है। थोड़ी सी बातें मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ भारमल के बारे में, भगवान दास जी के बारे में और उसके बाद हम बड़ी बात करेंगे आज मानसिंह जी के बारे में। इम्पॉर्टेंट शासक है और यहाँ से आपके सवाल ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इतिहास की सीरीज़। ठीक है, कल वाले नोट्स सभी बच्चे बना लेना और अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, तो मानसिंह जी के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले एक बार बात कर लेते हैं भारमल जी की और भगवान दास जी के बारे में। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ 2-3 बातें, ध्यान देना। मानसिंह से पहले पृथ्वीराज कछवाहा शासक इनकी बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज जो कछवाहा शासक हैं इनके बेटे होते हैं, एक बड़े बेटे भीम सिंह, एक और बेटे हैं इनके जिनका नाम है भारमल। ये जो भारमल है इनकी मम्मी का नाम है बालाबाई। आप लोगों को याद हो तो बालाबाई ये वही है जो बीकानेर की राजकुमारी थी। आपके क्वेश्चन ये बनता है कि जो बालाबाई है वो बीकानेर के कौन से शासक की राजकुमारी है? तो बीकानेर के शासक जिन्हें लूणकर्ण कहा जाता है, लूणकर्ण, और ध्यान रख लेना इन्हें कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है, कलयुग का कर्ण। तो इनके बारे में जो बात होती है वो अपन बीकानेर के इतिहास में भी कर लेंगे। उनकी बेटी थी बालाबाई और बालाबाई को आमेर की मीराबाई भी कहा जाता है। ये आप क्वेश्चन ध्यान रख लेना, आमेर की मीराबाई निम्न में से कौन सी महिला को कहा जाता है? आमेर की मीराबाई हम किसे कहेंगे? बालाबाई को। ठीक है, ये वाली बात। तो यहाँ पर सारा एक समय चलता है। इस समय जो पृथ्वीराज कछवाहा हैं ये 12 कोटड़ी व्यवस्था कर देते हैं, 12 कोटड़ी व्यवस्था, और इस व्यवस्था के अंतर्गत ये पृथ्वीराज कछवाहा यहाँ पर 12 पुत्रों में अपने सामंती व्यवस्था की शुरुआत कर देते हैं जागीर को बांटकर। भारमल का नंबर काफ़ी बाद में था शासक बनने के लिए। भारमल जी जब शासक की बात करते हैं तो इस समय ये दूसरी बार एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम है चगताई खान। ये चगताई खान के कहने पर और उसके मिलवाने से भारमल जो है वो अकबर से मिलते हैं। भारमल महान हाथियों को पकड़ने वाले एक योद्धा हुए हैं। एक बार गए हुए थे आगरा में और वहाँ पर 2 हाथी पागल हो गए थे। उन हाथियों के बीच में भारमल कूद जाते हैं और अकबर जब इस दृश्य को देखता है तो वो प्रभावित होता है और इनको अपने साथ में संधि करने की बात रख लेता है। 1562 ईस्वी सन में, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 1562 फरवरी का महीना है। कई किताबें जनवरी कह देती है लेकिन फरवरी ज़्यादा ठीक है। फरवरी के महीने में सामर झील के पास में हरखाबाई का विवाह किसके साथ हो जाता है? अकबर के साथ हो जाता है। ठीक है,
तो भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया? अकबर के साथ कर दिया। भारमल जी को जो उपाधि दी गई है वो अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई है, अमीर उल उमरा, इतना आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में अगले शासक बनते हैं भगवंत दास। भगवंत दास, भगवंत दास जी के बारे में इतनी ज़्यादा बहुत सारी बातें नहीं हैं, बस एक बात ध्यान रख लेना, ये तीसरे दूत के रूप में महाराणा प्रताप के पास गए थे। किनके पास गए थे? महाराणा प्रताप के पास। अपन पढ़ते हैं 4 दूत जाते हैं महाराणा प्रताप के पास में, तो एक दूत के रूप में भगवंत दास गए थे 1573 ईस्वी सन में। बाकी फिर जब वो जाते हैं महाराणा प्रताप के पास में तो इस छोटे मोटे आसपास के क्षेत्रों को अधीनता स्वीकार करते हुए ये यहाँ से चले जाते हैं। ये वही समय था 1573 का जिस समय ये महाराणा प्रताप के पास जा रहे थे। उससे पहले डूंगरपुर के शासक होते हैं आस्करण और सुरजन राय हाड़ा, जो रणथंभौर का शासक है, उनको अधीनता स्वीकार करवा देता है। इन दोनों बातों को मैं आपको मानसिंह जी से कोरिलेट करके बता दूंगी, तो इसीलिए मैं सीधा आ जाती हूँ मानसिंह पर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मानसिंह की। तो ये शासक हुए हैं मानसिंह। मैंने एक फ़ोटो निकालने की कोशिश की है और ठीक है, ये आमेर के शासक मानसिंह। इनके बारे में किसी कवि ने एक बहुत अच्छा सा दोहा कहा है, वो अपन देख लेते हैं। बहुत अच्छी सी बात ये कही गई है इनके बारे में कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत छुपाया शौर्य तेरा झूठे इतिहासकारों ने, बहुत बताया गलत तुम्हें इन बिके हुए गद्दारों ने। राजा मानसिंह गद्दार नहीं, बस झूठा भ्रम फैलाया था। समझौता मजबूरी का था, पर बुद्धि से धर्म बचाया था। गद्दारों की मानसिंह यूं गुस्सा फूटा था, कितने मंदिर सुरक्षित हुए, न फेर जनेऊ टूटा था। तो मानसिंह की परिभाषा, परिप्रेक्ष्य प्लस इतिहास, सारे सवाल जो आएंगे वो आज हम एक साथ सारी चीज़ें मिली जुली हुई पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड में हो जाती हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मानसिंह जी के बारे में। मानसिंह जी का जन्म होता है 1550 में। जन्म कब होता है? 1550 ईस्वी सन में। महाराणा प्रताप से लगभग 10 साल छोटे हैं और अकबर से लगभग 8 साल छोटे थे मानसिंह। ठीक है, फिर मानसिंह का जन्म होता है जयपुर मौजमाबाद नामक स्थान पर, वहाँ पर इनका जन्म होता है। इनका जो पहला अभियान था मानसिंह का वो 1569 का रणथंभौर का पहला अभियान था, रणथंभौर का। और रणथंभौर के शासक हुए थे सुरजन हाड़ा, राव सुरजन हाड़ा। ये आप ध्यान रख लेना, सुरजन हाड़ा को इन्होंने अधीनता स्वीकार करवाई थी। ठीक है, सुरजन हाड़ा को क्या स्वीकार करवाई थी? अधीनता। उसके बाद 1573 ईस्वी सन में डूंगरपुर की तरफ इन्होंने अभियान किया था। और ये जो डूंगरपुर का अभियान था, यहाँ पर इन्होंने डूंगरपुर के शासक जो थे आस्करण, इन्हें अधीनता स्वीकार करवाई थी। तो ये शुरू के 2 अभियान हैं जो मैंने आपको मानसिंह के बता दिए। अब बात करते हैं मानसिंह जी के बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट और उनके अभियान और उन चीज़ों के बारे में। 1573 में राजस्थान तक अभियान रहते हैं। मुख्य अभियान 1580 और यहाँ पर मानसिंह जाते हैं काबुल की तरफ। कहाँ जाते हैं? काबुल की तरफ। काबुल में गए और काबुल में नदी जो थी अटक नदी, जिसे उस समय के हिंदू शासक पार करना नहीं चाहते थे, उस नदी से पार उधर के जो लोग थे उन्हें बर्बर माना जाता था और उन लोगों को हम लोग ऐसे समझते थे कि यहाँ पर जाना अपने लिए भला नहीं है। मानसिंह जी से कहा गया कि यहाँ पर आपको विद्रोह का दमन करना है। अकबर का एक भाई था मिर्जा हाकिम, और मिर्जा हाकिम ने, सौतेला भाई था ये, और मिर्जा हाकिम ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और कई बार कोशिश कर चुके थे। मुगल काल में अपन पढ़ेंगे, ठीक औरंगजेब तक ये जो क्षेत्र है आता है और वापस चला जाता है। चूँकि ये इनकी मातृभूमि रही थी मुगल शासकों की, इनको एक पेरेंटल भूमि से लगाव था और ये चाहते थे कैसे भी करके काबुल इनके अधीन आ जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। बाबर के हाथ से निकल गया, हुमायूं के हाथ से निकल गया। अकबर ने भी 1580 से पहले खूब कोशिश की थी 1-2 बार, लेकिन उसके हाथ में नहीं आई। हम औरंगजेब के बाद बात कर ले, जब अंग्रेज भारत में आ जाते,
अंग्रेजों ने भी काबुल वाले क्षेत्र को कोशिश करी अधिकार में लेने की। अंग्रेजों को डर लग रहा था उस समय नेपोलियन से, फ्रांस का नेपोलियन वहां पर अधिकार कर लेगा, अंग्रेज भी उसको काबू में नहीं कर पाए। फिर हम बात करें ठेठ शीत युद्ध की, अमेरिका और रूस के बीच में चल रहा था, तो 1579 1569 1959 का समय था, 1969 का समय होता है जब रूस इधर के क्षेत्र में एंट्री करना शुरू करता है, और रूस भी लास्ट में दुखी होकर के यहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में दमखम लगा करके कौन आ जाता है? अमेरिका आ जाता है। और अमेरिका, अभी अपन अखबारों में पढ़ रहे हैं इन दिनों, अमेरिका अपनी सेना को वापस बुलाने लग रहा है। एक फिल्म बनी है हॉलीवुड की, हर्ट लॉकर, मैं कहीं पे नाम लिख दे रही हूँ, आप देखना उसको कभी आपको समय मिले तो। इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो अमेरिका की सेना के खिलाफ एक हमेशा का जिहाद युद्ध छेड़े हुए हैं। उसमें ये बताया गया कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो जीवित बम बने हुए। तो ये वाला जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था ये कभी किसी के काबू में नहीं रहा। इनको भेजा गया कि आप जाओ वहाँ पर और वहाँ पर इस क्षेत्र को काबू में करो। मानसिंह जाते हैं वहाँ पर। सेना का औसत बताया जाता है कि हिंदुस्तान की सेना एक थी और वहाँ का अनुपात 150 सिपाही था। मतलब एक सिपाही को ख़त्म करने के लिए वहाँ से 150 सिपाही थे, और योद्धा हुआ करते थे वो सिपाही। उस समय अपनी लाखों लोगों की सेना लेकर के मानसिंह गए थे कहा जाता है, और 5 वहाँ के सबसे बड़े जो कबीले थे उनको कंट्रोल कर लिया। आज तो हम उनको देश के रूप में जानते हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे वहाँ पर 5 देश हैं। इन 5 देशों को 5 कबीला कहा जाता उस समय, और इन देश के कबीले के लोगों को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल काम था। मानसिंह वहाँ जाते हैं, उन क्षेत्रों को ढंग से नियंत्रित करते हैं, और इतने ढंग से नियंत्रित करते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर आज से 5-7 साल 10-20 साल तक पहले तक बहुत सारी चीज़ मानसिंह के नाम से जानी जैसी थी। जैसे मानसिंह दरवाज़ा काबुल में जाना जाता है, मानसिंह दरवाज़ा ये काबुल में बना हुआ था, ठीक है। मानसिंह का झरोका, मानसिंह झरोका ये काबुल में बना हुआ था। मानसिंह द्वार, बकायदा सिंह भी लगा हुआ है, मानसिंह द्वार ये जब काबुल में बना हुआ था, द्वारा नहीं द्वार। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पर बनी हुई थी। और भी कहा गया, इतिहासकारों ने कहा है कि 77 युद्धों में लड़ने वाला ये विभूति अपने जीवन में इतना शौर्य का प्रदर्शन करता है कि इसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी युद्ध को नहीं हारा। ये प्रत्येक युद्ध का विजेता रहा है, कोई युद्ध नहीं है जो इसके नाम हार के लिए लिखा गया हो। तो यहाँ पर इन 5 कबीलों को जब वो पूरे तरीके से पराजित कर देता है और अपने नाम की सारी चीज़ें बसा देता है, तो कहा जाता है कि वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे इसलिए डर के सो जाया करते थे कि माँ बचपन में कहती थी सो जा नहीं तो मानसिंह आ जाएगा। और ये वही मानसिंह है। जब वो वहाँ से वापस आता है मानसिंह, तो अपने झंडे को, जो 5 कबीले हराए उनकी याद की खुशी में पचरंगा झंडा बना देता है। तो आपसे सवाल अगर कभी आ जाए कि पचरंगा झंडा कौन से शासक के द्वारा बनाया गया, तो मानसिंह के द्वारा पचरंगा झंडा बनाया गया। तो पहले कौन सा झंडा हुआ करता था? पहले झाड़शाही झंडा हुआ करता था। आपसे झाड़ के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो एक विशेष प्रकार की झाड़ हुआ करते थे जो केवल आर्यावर्त क्षेत्र में पाई जाती थी। कभी मेरी किसी ने कोई 2 साल पहले वाली क्लास देखी हो तो उसमें बाकायदा मैंने उस झाड़ का एक पिक लगाया हुआ था, पर वो 2 साल पहले वाली क्लासों से तो कोई तल लेना देना है भी नहीं। अब यहाँ पर झाड़शाही की जगह कैसा झंडा आ गया था? पचरंगा झंडा। तो आमेर राज्य में बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि आमेर राज्य की सीमाओं में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि मानसिंह के जो आमेर राज्य था उसमें समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर जो लोग रहा करते थे कहते हैं कि वो 100 हाथियों को पालने जितना धन रखा करते थे, और ये उस समय के शासकों के लिए, सामंतों के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब मानसिंह के बारे में बात करें तो ये कौन सा अभियान हो गया मानसिंह का? ये अभियान हुआ आपके काबुल का अभियान। काबुल के अभियान को करने के बाद 1580 के बाद में मानसिंह है 1585 में बिहार की तरफ आ जाता है। 1585 1585 कहाँ आ जाते हैं? बिहार। अब बिहार में यहाँ पर एक जगह बसाते हैं मानपुर, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। और जो बिहार का शासक था उसका नाम था पूरणमल। इसे पूरे तरीके से मानसिंह नियंत्रित कर लेते हैं। तो बिहार के
5 साल की सूबेदारी में यहाँ के पूरे क्षेत्र को पूरे तरीके से मानसिंह कंट्रोल कर लेता है। 1585 के बाद में जो अगला अभियान है वो होता है 1590। ये अभियान मानसिंह का होता है उड़ीसा, और उड़ीसा जो है यहाँ के शासक हुए थे रामचंद्र, इनका नाम था रामचंद्र, और उड़ीसा के शासक को भी इन्होंने पराजित कर दिया था। ना केवल पराजित किया, इसी बीच में एक तारीख पड़ जाती है जो हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत पवित्र मानी जाती है, जिसे कहते हैं आखा तीज। और उड़ीसा के शासक रामचंद्र से उन्होंने जो शादी, उनकी बेटी जो शादी करी, तो बेटी का नाम अक्षय रख दिया गया। तो उड़ीसा के शासक की बेटी का नाम क्या था? अक्षय। उसको इसलिए अक्षय नाम रख दिया गया कि आखा तीज के दिन ये विवाह हुआ था। पर मैं एक बार उड़ीसा गई थी, भुवनेश्वर में जो मंदिर है जगन्नाथपुरी का, उसके दर्शन करने के लिए गई। ये बात हो गई होगी बहुत पहले की, 2012-13 के आसपास की बात है। तो एक चीज़ देखी, वहाँ के लोगों की भाषा हमें समझ नहीं आती, वो पता नहीं क्या ही बोलते हैं, क्या ही खाते हैं, हम उसको समझ नहीं सकते। हम गए शॉप पर, अब ये देखो आपके मानसिंह ठेठ जयपुर का आदमी, अपने क्षेत्र के आसपास का व्यक्ति, और उड़ीसा में जाके रह रहा है और शादी भी कर रहा है वहाँ जा करके। ये अपने आप में बड़ी बात है कि बातचीत भी करता ही होगा शादी करिए तो। और यहाँ पर जो लड़की है जिसे शादी करिए, उसका नाम क्या था? अक्षय। तो उसने खुद नहीं रख दिया कि इसका नाम होगा आज से अक्षय। उड़ीसा को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद में मानसिंह ने जो आगे अभियान किया वो बंगाल का अभियान किया, 1592, पूर्वी बंगाल। बंगाल बोले तो पूर्वी बंगाल, इधर के क्षेत्र का अभियान किया है। तो बंगाल का जो मानसिंह ने अभियान किया है, इधर का अभियान ढाका की तरफ किया था। ये वही वाला क्षेत्र है जहाँ की राजधानी क्या हुआ करती थी? ढाका। अब यहाँ पर जब मानसिंह ने ये अभियान किया तो यहाँ का शासक हुआ करता था केदारनाथ। केदारनाथ को पराजित किया, और पराजित करके केदारनाथ की एक बेटी थी लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी नाम की। अब केदारनाथ की बेटी से विवाह किया, और ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ को पराजित करके शिला माता की मूर्ति को यहाँ पर लेकर आए थे। ना केवल मूर्ति को लेकर आए, एक्चुअल में वो हरा के नहीं लेके आए थे, दहेज में भी प्राप्त की हुई है। तो ये बात भी सही है कि जब विवाह होता है तो उन्होंने कह दिया कि मैंने सुना है ये मूर्ति जिस व्यक्ति के पास होती है उसकी कभी पराजय नहीं होती, मेरी अभी तक तो हुई नहीं है, क्यों ना मैं ज़िंदगी भर नॉट आउट ही रहूँ, तो मुझे मूर्ति दे दीजिए। तो वो मूर्ति उनको दे दी जाती है। तो ये भी आप कह सकते हो कि मूर्ति शिला माता की दहेज में उनको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बातें आप सारी की सारी देख लेना मानसिंह के बारे में। अब मानसिंह के बारे में कहा जाता है कि मानसिंह ने अपने जीवन में इतना दान दिया था कि 1 लाख गोदान उसके क्रेडिट में लिखे हुए कि उसने 1 लाख गायों का दान दिया। अब कुछ सामान्य सी बात लग रही होगी एक शासक के लिए कि 1 लाख गायों का दान देना कोई बड़ी बात नहीं है, गोदान देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि उसने अपने दरबार में बहुत सारे ऐसे दरबारी थे जिन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि उस समय दान दी थी जब वो 1 करोड़ रुपए आज के कम से कम अरबों रुपए के बराबर होंगे। तो ये 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि अपने दरबारियों को दान दिया करता था। तो ये मानसिंह के बारे में बहुत सारी बातें। अब हम बात करते हैं मानसिंह के मनसबदारी व्यवस्था की, जो मानसिंह को मनसब मिलते हैं। जब मानसिंह शासक बनते हैं तो मानसिंह शासक बनते हैं 1589 में। 1589 में मानसिंह बंगाल में होते हैं। कब? जब भगवान दास की मृत्यु होती है। 1590 में मानसिंह आमेर आते हैं, तब इनका विधिवत राज तिलक किया जाता है। और जब इनका विधिवत राज तिलक किया जाता है तब ये पूरे तरीके से क्या बन जाते हैं? शासक। अब जब ये शासक बन जाते हैं तो अब थोड़ी सी एक बार पीछे वाली बात कर लेते हैं। जब शासक बने तब इनका जो मनसब होता है शुरुआत में 5000 का होता है। जब शासक बने तब कितने का होता है? 5000 का। उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद में इनका मनसब कितने का हो जाता है? 7000 का। ये ध्यान रख लेना, एकदम से मानसिंह का मनसब 5000 का, वो 7000 का नहीं था। एकदम से इनका मनसब कितने का होता है? 5 का। बाद में फिर ये 7000 का हो जाता है। ये 7000 आप मनसब के रूप में तो याद रखते ही रखते हो। एक बात और याद रख लेना, मानसिंह ने अपने जीवन काल में 7000 मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, हो सकता है ये जानकारी आपको नहीं रही हो। अपने जीवन में 7000 मंदिरों का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति रहा है मानसिंह। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ये कि जिसे हम ये कहते हैं कि वो धर्म के खिलाफ था, धर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ था या धर्म के क्षेत्र में नहीं था। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ा धर्म का और कोई उदाहरण नहीं मिलता। मंदिरों में जब हम बात करते हैं तो ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ मानसिंह गया हो और उसने अपने मंदिरों का निर्माण नहीं करवाया। गया जी में जितने भी घाट बने हुए हैं
उन घाटों का जीर्णोद्धार पूरे तरीके से किसने करवाया? मानसिंह ने करवाया। और यहाँ पर मानसिंह ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। पिंडदान करने के लिए जाते हैं दुनिया। हरिद्वार में भी मानसिंह ने घाट का निर्माण करवाया और मंदिर का निर्माण करवाया। काशी में भी मानसिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ पर मंदिर को दान दिया। ना केवल काशी, एक मंदिर है जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया था। इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन और इसका प्रवेश ये करवाने का काम भी किसने करवाया? मानसिंह ने, उड़ीसा के मंदिर का। ना केवल ये जगन्नाथपुरी का बल्कि सोमनाथ का मंदिर, आप लोग को याद है सोमनाथ का मंदिर सबसे ज़्यादा तोड़ा गया। इस मंदिर का भी पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण कई बार होता है, वो भी करवाने का काम मानसिंह ने करवाया। हालांकि सोमनाथ के मंदिर को आगे चल के किसने तुड़वा दिया था? औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था। तो देखा एक बार अपन बात कर लेते हैं। गया का मंदिर, हरिद्वार का मंदिर, काशी का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद आप लोगों को याद है, अपन खूब ही पढ़ते हैं इसके बारे में, अजमेर, पुष्कर और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर, बस यहाँ के जो किले बने हुए हैं उनका भी जीर्णोद्धार करवाने का काम किसने करवाया? मानसिंह ने ही करवाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका मथुरा रह गया। तो मथुरा में गोविंद देव जी का मंदिर, वृंदावन में भी गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। ना केवल वृंदावन, आपका जयपुर तो है ही है, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये शिला माता का मंदिर, ये भी किसने बनवाया था? आमेर में, ये भी मानसिंह ने बनवाया था। अब मानसिंह के 2 लड़के थे। जब वो बंगाल अभियान पर जाता है तो उस समय दोनों लड़कों की मृत्यु हो जाती है। उसकी रानी थी कनकावती और कनकावती उनकी माँ थी। मैंने नाम स्पेशली इसलिए बताए हैं कनकावती के, क्योंकि मानसिंह ने सबसे ज़्यादा विवाह किया। ऐसा कहा जाता है, ऐसी बातें हैं, ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि मानसिंह जब आमेर के महल में प्रवेश किया करते थे तो उन महलों में जो झरोके बने हुए हैं, हर झरोके से उनकी पत्नी उनको देखा करती थी। लगभग कहते हैं कि उन्होंने 1500 विवाह किए थे मानसिंह ने। तो जो चारों तरफ से उनको देख रहे हैं, वो देखने वाली सभी उनकी पत्नियां हुआ करती। तो उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कनकावती रानी थी, और ये जो कनकावती है इन्हीं के बेटे का नाम जगत सिंह था। ये जगत सिंह बंगाल अभियान के दौरान काम आ जाता है। ये जगत सिंह की याद में कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। मैं आपको याद दिला दूं, 1568 का चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। अकबर जाकर के वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में लगभग सभी मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर देता है। उस समय एक मीरा मंदिर की खबर मानसिंह को होती है और मानसिंह उस मूर्ति के लिए पहले कह देता है कि ना तो वो तोड़ी जाएगी ना वो खंडित की जाएगी, वो मुझे चाहिए। वो 1568 में लगभग कितने साल का, 18 साल का मानसिंह है और वो उस मूर्ति को सुरक्षित रख लेता है। अब यहाँ पर उसी मूर्ति को ला करके इस मंदिर में, जिसे जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है, इस मंदिर में ला करके मानसिंह स्थापित करवा देते हैं। तो ये जो जगत शिरोमणि का मंदिर है, इसे यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है वो कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, भगवान कृष्ण की, और ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। तो जगत शिरोमणि का मंदिर भी किसके शासनकाल में बनता है? मानसिंह के शासनकाल में बनता है। हमने आज दिन तक मानसिंह के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ी, हम ये कह देते हैं कि वो धर्म के खिलाफ था, दूसरी साइड से लड़ रहा था, गलत साइड था, ठीक है। लेकिन जो बात मैंने पहले पेज पर आपको बताई, सबसे पहले वाले पेज पर आप लोगों को याद हो तो ठीक है, अगर याद हो तो ठीक है, यही वाले, ठीक है। ये ध्यान रख लेना कि जब से मानसिंह ने जयपुर की चीज़ों को संभाला था, मंदिर हुए सुरक्षित, ना जाता फिर जनेऊ टूट था, ना तो उसने आमेर की जनता को परेशान होने दिया, ना उसने आमेर के मंदिरों को टूटने दिया, और ना ही उसने धर्म परिवर्तन को बढ़ने दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद जब हम मानसिंह को पढ़ते हैं तो उसकी गलत व्याख्या, गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली बातें मानसिंह के बारे में विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, क्लास के महाराणा प्रताप के से मिल के आते हैं मानसिंह। महाराणा प्रताप के बारे में भी थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये जो है
जगत शिरोमणि का मंदिर, अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा एक बार फिर से देख लो, एक रिवीजन अपन देख लेते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ से आज सीखने को मिल गई है वो अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लेना, पचरंगा झंडा है, ये सारी चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें किसने बनवाई है, मानसिंह के द्वारा निर्माण किया गया। लगभग कितने मंदिरों का मानसिंह ने निर्माण करवाया है, और लगभग 7000 मंदिरों का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया। मुख्य मुख्य मंदिर मैंने आपको बता दिए, गया का मंदिर, हरिद्वार का मंदिर, काशी का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, सोमनाथ का पुनर्निर्माण, और अजमेर पुष्कर के किले तथा मंदिरों का निर्माण भी किसने करवाया, कनकावती जी ने। जगत सिंह का मंदिर बनवाया, शिला माता का मंदिर बनाया, जगत शिरोमणि का मंदिर इनके शासनकाल में बना है। तो ये सारे जो मंदिर बनते हैं वो किसके शासनकाल में बनते हैं, मानसिंह के शासनकाल में बनते हैं। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो वो बात अब शुरू होती है हल्दी घाटी के युद्ध की, और हल्दी घाटी के युद्ध से पहले एक चीज़ ये बताई जाती है कि मानसिंह महाराणा प्रताप से दूसरे दूत के रूप में मिलने के लिए गए थे। तो ये बात अपन जानते हैं सभी लोग, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इस बात में एक छोटी सी बात ये है कि कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि ये जो मुलाकात हुई थी वो उदय सागर झील पर हुई थी। कर्नल जेम्स टॉड इन्होंने कहा कि जो मुलाकात होती है वो उदय सागर झील पर होती है। कभी क्वेश्चन आ जाए कर्नल जेम्स टॉड ने कहाँ पर मुलाकात का वर्णन कर दिया है, तो उदय सागर झील का कर दिया। इसके बाद जब बात करें नैन्सी की, जिन्हें मूर्णोत नैन्सी कहा जाता है, राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है, तो इन्होंने गोगुंदा की कही है कि यहाँ पर इन दोनों की बातचीत होती है, वो गोगुंदा में इन दोनों की बातचीत होती है। किसकी, महाराणा प्रताप और मानसिंह जी की बातचीत होती है। तो ये आप देख लेना कैसे इस चीज़ क्वेश्चन को समझते हो, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो इस समय ये सारी की सारी चीज़ें किसके बारे में कही गई हैं, मानसिंह के बारे में सारी की सारी बातें। मानसिंह का जो राज्य था वो सबसे ज़्यादा संपन्न और धनी राज्य माना जाता है। इसके अलावा मानसिंह जी को मालवा की सूबेदारी भी दी गई थी, और अकबर इन्हें फरजंद कहा करता था। अकबर ने इन्हें 2 उपाधियाँ दी थी, दोनों उपाधियाँ आप याद रख लेना। पहली उपाधि है मिर्जा राजा की, ये इन्हें उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा, और दूसरी उपाधि है फरजंद, इन्हें फरजंद की उपाधि भी दी गई। फरजंद का मतलब होता है बेटा, फरजंद का मतलब क्या होता है, बेटा। तो एक चीज़ और तय होती है कि कोई भी पिता अगर किसी पर गुस्सा उतारता है तो उसका पिता ही बेटा ही होता है जिस पर वो गुस्सा उतारता है। तो ये वाली बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि एक पिता किस पर गुस्सा उतारता है, अपने बेटे पर, ठीक है। तो अब एक चीज़ और है, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो ये है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें कई बार हम गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। क्या इंटरप्रेट कर लेते हैं गलत तरीके से, कि हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने गलत तरफ साथ दिया। आप थोड़ा सा 1568 और 1576 2 युद्धों को कंपैरिजन में लेके आओ। 1568 को याद करो, 30,000 हिंदुओं का सिर कटवाया गया, लेकिन 1576 में युद्ध किले में नहीं हुआ, मैदानी क्षेत्र में हो रहा है। बहुत पहले से मानसिंह खमनोर में आकर के डट जाता है, लेकिन एकदम से आक्रमण नहीं करता। अगर एकदम से आक्रमण कर देता तो हो सकता है महाराणा प्रताप को युद्ध के बाद में तैयारी करने का समय नहीं मिलता। उसके बाद में भी एक बात और कही जाती है कि कहीं ना कहीं मानसिंह ये चाहते थे कि महाराणा प्रताप या जिंदा निकल जाएं, या फिर एक कोई ऐसा हिंदू राज्य हो जो उस समय स्वतंत्र बना रहे। ना तो आम जनता को नुकसान होने दिया मानसिंह ने, ना किसी प्रकार का और नुकसान होने दिया, ना चित्तौड़गढ़ में साका होने दिया। फिर भी हम केवल एक ही नज़रिए से मानसिंह को पढ़ते हैं, और वो हमारी गलती है, ठीक है। तो इतनी वाली बातें आपने बता दी और मैंने बता दी। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार बहन जी, आप इतने अच्छे मानती हूँ शूज़ को, मानसिंह का प्रथम अभियान रणथंभौर था, ये भी मानती हूँ। लेकिन आप एक चीज़ देखना कि अगर उस समय के संसार की, विश्व के सभी देशों की जनता की तुलना की जाए तो आमेर की जनता उस समय सबसे सुखी और सबसे संपन्न जनता हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात, धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया। मानसिंह के बारे में एक किस्सा है, एक कहानी है। वो किसी फ़कीर से मिले थे और उस फ़कीर ने कहा था कि मानसिंह तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बेहतरीन शासक है, बेहतरीन योद्धा है, बहादुर योद्धा है, समझदार है, समझ बुद्धि ज्ञान सब कुछ है, बस तू एक ही कमी रखता है और वो है कि तू मुसलमान नहीं है। मानसिंह ने कहा मुझे उम्र बीत गई कृष्ण की भक्ति करते करते, पूजा पाठ करते करते, अब इस जन्म में तो कुछ हो नहीं सकता, अगले जन्म की मुझे पता नहीं है।
उस आदमी ने ये भी कहा कि अगर तू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले तो बाकी दिल्ली वाले शासक अकबर को खुद हटा करके तुझे शासक बनाए। खैर ये तो अतिशयोक्ति हो जाती है जब हम किसी का अच्छाई से वर्णन करने लगते हैं, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि कर्नल जेम्स टॉड की वजह से हम कहीं ऐसे व्यक्ति का गलत मूल्यांकन ना कर लें। ठीक है, तो मानसिंह वाली क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और उसके बाद आप डिटेल से बता सकते हो, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास का समय आज शाम को 7 बजे था, अब अमृतसर की क्लास होने वाली है और अब रेगुलर शाम को 7 बजे क्लास हुआ करेगी। ठीक है, और सही 9:15 बजे दूसरी क्लास, अमृतसर की क्लास जस्ट मेरे तुरंत बाद होने वाली। ठीक है, 2000 का मनसब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 2000 का मनसब भी कम किया था। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए क्या था, जनानी ड्योढ़ी जो होती है उसमें भी आने के लिए बंद कर दिया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मोनिका राजपूत बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन उसके बाद में फिर वापस वो सारी चीज़ें तथाकथित रूप से बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो सभी लोगों को गुड नाइट। थोड़ी देर के लिए आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको सही लगी हो तो। थैंक यू।